गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीक का फर्स्ट डे हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने इस इंट्रोडक्शन की पार्ट जो हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिज़ाइन इसे ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया, एक बार इसका रिकैप देखते हैं। हमने ये देखा इस प्रोसेस के थ्रू अभी तक जो पुराने वीडियो लेक्चर्स है उसके द्वारा कौन कौन सी इंट्रोडक्शन के तहत कि हमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए मशीन डिज़ाइन को करने के लिए। साथ ही साथ हमने इसको डिफ़ाइन करने की भी कोशिश की, यानी कि हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी। इसके बाद हमने जो मुख्य चीज़ें देखी उसमें कैटेगरी, कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, 4 मुख्य भाग जैसे मैंने आपको बताया, रैशनल डिज़ाइन, इसके बाद एम्पिरिकल डिज़ाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और डिज़ाइन बाय एक्सपीरियंस। इसके बाद हमने और इसी इंट्रोडक्शन के तहत देखा बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, फॉर मशीन एलिमेंट एंड मशीन। तो इसमें मुख्यतः मैंने आपको तकरीबन 22 आपको कुछ पॉइंट बता, और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कि आपको 15 टिप ऑफ टंग चाहिए फॉर रिक्वायरमेंट, क्योंकि यदि आप बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो ही, साथ ही साथ हम कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी मशीन में डिज़ाइन या उसकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों करना है, इसके लिए हमें ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी पर बेस मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें मैंने आपको शायद एक डेफिनेशन लिखने के लिए बोला, और दूसरा इन मुख्य आपको जो याद है वो 15 पॉइंट्स लिखने के लिए आपको एक्सरसाइज दी थी आई थिंक लास्ट वीडियो। आज हम मुख्यतः देखने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिज़ाइन प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है डिज़ाइन का, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है जो हम पढ़ने मुख्य तौर पर समझने के लिए जा रहे हैं, बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर। बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर मतलब डिज़ाइन प्रोसीजर। अभी हम मशीन डिज़ाइन या मशीन एलिमेंट या मशीन का कोई भी पार्ट, इनकी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिज़ाइन प्रोसीजर, मुख्यतः जो आपका बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर क्या रहता है इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य नाम ये आता है जो जिन्होंने ये बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर लाई और जिन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली डिज़ाइनिंग क्या है, इसको कैसे करते हैं एक सही फॉर्मेट में। उनका नाम है मॉरिस अशीमोव। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम इंजीनियरिंग सिस्टम को सही तरीके से समझाया और एक सही फॉर्मेट में डिज़ाइन प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताया। और साथ ही साथ इन्होंने ही पहली किताब लिखी जो मुख्यतः एक सब्जेक्ट का जिसको सोर्स कहते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। और ये बहुत फेमस है, इसीलिए इन्हें पितामह भी कहा जाता है, डिज़ाइनिंग का पितामह भी कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक सामान्य प्रक्रिया बताई। ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रक्रिया। किसकी, डिज़ाइन।
इसी सामान्य प्रक्रिया के तहत हम मॉरिस अशीमोव द्वारा दिए गए एक चार्ट को देखेंगे जो किसी भी इंजीनियरिंग, ध्यान से समझेंगे इसे, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो मैं इसे सबसे पहले बनाता हूँ, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। feasible study, creative design synthesis, ये इन्होंने कुछ मुख्य बिंदु बताए हैं। उस बिंदुओं को हम एक, यदि हम इसको एक बॉक्स बनाएं और इसको इस तरीके से बताने की कोशिश करें तो एक के बाद एक ब्लॉक आता है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। चलिए सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन ऑफ नीड। ये है क्या? फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग की। आप कोई भी डिज़ाइन करें तो अशीमोव ने किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उन्होंने दिया है। हम अभी उसे ही बना रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। इसके बाद है स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट आप लोग भी इसे नोटबुक में नोट करेंगे।
आपको मुख्यतः एक्चुअली इसको लाइन से बताना चाहता था, फिर इसके बाद मैं ये डायग्राम बनाता, लाइन डायग्राम, लेकिन अब ऐसा ठीक है, हम इस तरीके से बनाए हैं। आप भी अपनी कॉपी में इसे बनाएंगे। इसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं व्हाट आर द बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर। तो हमको सबसे पहले मॉरिस अशीमो द्वारा किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का जो उन्होंने डायग्राम बताया, लाइन डायग्राम, उसको बनाते और समझाते हुए फिर हमको किसी भी मशीन एलिमेंट का जो डिज़ाइन सॉल्यूशन है उसको समझाना ज़रूरी है। तो ये प्रोसीजर के तहत ही है। तो जब हम इसके बाद किसी मशीन के सिस्टम को बनाएंगे तो आप बहुत और अच्छे से समझेंगे इसे। इसे पहले पूरा बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक के बाद दूसरा, स्टेप बाय स्टेप। अब इसी में क्योंकि हम प्रोडक्शन लेवल पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कई जगह ये फीडबैक आता है। यानी कि यदि किसी इस स्टेज से इस स्टेज में गए और इसमें कोई आपने कुछ गलतियां की हैं तो फीडबैक के माध्यम से आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये फीडबैक दिया हुआ है। कुछ फीडबैक्स यहाँ पर भी हैं जो लेवल के साथ नहीं है, जो डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल में नहीं है। फीडबैक हमेशा लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप की ओर जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेप से कभी भी नीचे नहीं आएगा, ये हमें पता है। यानी कि यदि यहाँ पर मैंने एरो नहीं बनाया मतलब यहाँ से फीडबैक डिटेल डिज़ाइन में गया, सेम प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में फीडबैक गया। तो इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट है। एक फीडबैक हमारा यहाँ से। अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज़, फिर से देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं कि मॉरिस अशीमो ने किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम वो किसी भी स्तर की हो सकती है। हम यदि से फॉर एग्जांपल हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अचानक इंजन में खराबी आती है तो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये हम इस लाइन डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरतों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जिस पर आपको काम करना है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। कौन सा स्पेसिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट आपकी, इसको आपको समझना है। यानी कि प्रॉब्लम के बाद उसमें लगने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको एक फिजिबल स्टडी करनी है जो सही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सके। चूँकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो अब हमको इसकी डिज़ाइन सिंथेसिस मतलब आई थिंक संश्लेषण, तो हमको एक क्रिएटिवली डिज़ाइन संश्लेषण करना है और फिर उसके बाद हमको प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बनाना है। मतलब आपने प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम के बाद आपने स्टडी की, एक डिज़ाइन बताया और आप ये मुख्य स्टेप पर आ गए प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपने डिटेल डिज़ाइन बनाया,
उसके बाद आपने प्रोटोटाइप बनाया और उस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया। ये प्रोटोटाइप जो होता है, ध्यान देंगे, जब हम कोई भी डिज़ाइन का पहला मॉडल बनाते हैं, ये मॉडल आप समझ सकते हैं, प्रोटोटाइप मतलब मॉडल, लेकिन हम इंजीनियरिंग इसमें हम इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। जब किसी भी प्रोडक्ट को हम सर्वप्रथम बनाते हैं तो सब मॉडलिंग करते हैं, उस मॉडल को जब हम टेस्टिंग लेवल पर, मतलब हम एक्चुअल पोजीशन पर जब लाते हैं, तब हम उसको प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोटोटाइप प्रोडक्ट, इस प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को हम डिफरेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है तो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसी प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को आपने यहाँ पर बनाया है, प्रोटोटाइप बिल्डिंग एंड टेस्टिंग। तो ये प्रोटोटाइप बिल्डिंग एंड टेस्टिंग हो गया। उसके बाद आप उस रिकॉग्निशन थी आपकी, जो नीड ज़रूरतें थी, उस हिसाब से जो आपने प्रोडक्ट था उसको बना लिया है। आप उसका डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं और लास्ट में हम उस प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। मतलब आपको सपोज बैठने के लिए एक कुर्सी चाहिए, इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको एक कुर्सी आपको ज़रूरत महसूस हुई कि जो मार्केट में अवेलेबल चेयर्स हैं वो बैठने के योग्य नहीं है, आपकी हाइट और इसके अनुसार, आपकी एर्गोनॉमिक्स के अनुसार, बैठने के अनुसार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चेयर का सपोज रिक्वायरमेंट है हमारी, एक बैठने के लिए अच्छी चेयर हमको डिज़ाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में अवेलेबल स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IAS स्टैंडर्ड्स जो हैं, जिसको कि हम बाद में देखने वाले डिटेल में थ्रू डिज़ाइन डेटा बुक, जो दिए हुए हैं उनको देखते हैं कि हम कितने उसकी डायमेंशंस रखना है, क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, इसकी एक प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, कौन कौन से कंपनियां मार्केट में हैं, किनके से हमको कॉम्पिटिट करना, उनके प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनसे किस तरीके से डिज़ाइन में डिफरेंट रहेगा, यानी कि रोबस्ट तो रहेगा ही, अच्छा उसका लुक भी रहेगा, कलर अच्छे रहेंगे, और फिर उसका हम डिज़ाइन सिंथेसिस करेंगे कि क्या वो कितना मजबूत है दूसरे मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से। अब उसके बाद हम उसका प्रिलिमिनरी डिज़ाइन और डेवलपमेंट बनाते हैं उसी चेयर का। उसके बाद हम उसका डिटेल डिज़ाइन बनाते हैं, हर छोटे छोटे पार्ट को। आपके नीचे सपोज ये आपकी चेयर है बैठने की, तो उसके चेयर के लेग्स से लेकर नीचे लगने वाले स्टॉपर तक, ये आपके बैठने की सीट, आपको यदि इस पर दो हाथ रखने के लिए चाहिए वो, ये सारी चीज़ों का डिज़ाइन करते हैं। और कंफर्ट लेवल कितना, कलर, रिसाइकल की वो गुंजाइश, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और इस डिटेल डिज़ाइन के बाद हम उसका प्रोटोटाइप बिल्डिंग और टेस्टिंग करते हैं। प्रोटोटाइप यानी हम मॉडल टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको प्रोडक्शन लेवल पर लाते हैं और फिर प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये सारे फीडबैक्स आते हैं जो हमने फीडबैक्स लिखे हैं, तो ये फीडबैक आपको रिटर्न लेके जाते हैं। आपने प्रोडक्ट सपोज हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब भी हम ये लाइन डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान रखें हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लेकिन फीडबैक में हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो आपने प्रोडक्ट रिलीज़ किया, सपोज मैंने आपकी बनाई हुई चेयर जो डिज़ाइन की, आपने उसको मैंने ख़रीदा, ख़रीदने के बाद मुझे फीडबैक दिया कि ये कंफर्टेबल नहीं है या कलर ये मेरे आँखों को सूट नहीं हो रहा है, मैंने फीडबैक आपको दिया। यदि ये डिटेल डिज़ाइन की प्रोसेस में क्लियर हो सकता है तो ये वापस यहाँ से करेक्ट होकर प्रोटोटाइप और इन सब से होते हुए वापस मार्केट में आएगा। अदरवाइज मैं ऊपर और थोड़ा जाऊँगा, यदि ये यहाँ नहीं होगा तो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। ठीक इसी तरीके से यदि प्रोटोटाइप और बिल्डिंग डिज़ाइन टेस्टिंग करने के दौरान जो भी मुझे डिज़ाइन की समस्या या प्रिलिमिनरी डिज़ाइन और डेवलपमेंट में कोई इश्यूज़ हैं, तो मैंने फीडबैक के थ्रू उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पहुंचाए, और लास्ट में हमारे हर जगह से इस तरीके से फीडबैक आके ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होती है। ये साइकिल जनरली जब भी हम कोई नया इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मुख्यतः हमेशा लगभग सभी समय इसी लाइन से हम इसको इस प्रॉब्लम किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हम देखना चाहते हैं। और तो अभी हमने इस अशीमो मॉरिस अशीमो के दिए हुए डिटेल डायग्राम को देखने की कोशिश की। अब हम
इसी पर निर्धारित एक्चुअल हमारे मशीन एलिमेंट, ध्यान देंगे अब हम अपने कोर्स वेयर की ओर बढ़ रही है। तो एक डिज़ाइन प्रोसेस थी जो उन्होंने बताई मॉरिस हशीमोव ने, लेकिन अभी जो हम अब देखने जा रहे हैं ये हमारे एग्जैक्ट मशीन एलिमेंट को डिज़ाइन करने की प्रक्रिया या प्रोसेस, मशीन एलिमेंट डिज़ाइन प्रोसेस। अब हम जो ये बना रहे हैं कि हमारे मशीन डिज़ाइन प्रोसेस का डायग्राम है, हम इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफाई फंक्शन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद डिटरमाइन determine forces acting on element, select suitable material for element, determine failure modify dimensions for assembly and manufacture and check design at critical cross section prepare working elements। तो हम अब मशीनी, हिंदी में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, मशीनी अवयवों यानी मशीन के अंदर लगे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अवयवों कहते हैं, उसके डिज़ाइन प्रक्रिया क्या होती है इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम इसके लिए ये लाइन डायग्राम बना रहे हैं। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यही डायग्राम के द्वारा एक्चुअली हम मशीन डिज़ाइन एलिमेंट इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी डायग्राम पर ही निर्धारित रहता है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक्चुअली यदि एग्ज़ाम में यदि आपको आता है तो बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर, तो उस समय आपको यही डायग्राम बनाकर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करनी है। सॉरी, ये पूरा आएगा। आप अपने नोटबुक में इसको ज़रूर बनाइए। अच्छा, इसमें कोई फीडबैक नहीं है इंटरेस्टिंगली,
लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसमें देखेंगे आप अशीमोव जी में फीडबैक था जो उन्होंने डिटेल डिज़ाइन प्रोसीजर दिया था, लेकिन इस प्रोसेस में मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में कोई फीडबैक नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप वापस ऊपर जा सकते हैं। ये आप खुद अनुभव करेंगे जब हम दूसरी यूनिट से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे किसी भी एलिमेंट की, तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि ये पॉसिबल है। तो क्या क्या है इसमें देखिए, स्पेसिफिक सबसे पहले क्या होता है, स्पेसिफाई फंक्शन ऑफ एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, उसके कौन से डायमेंशन से क्या दिक्कतें होती है, ये सारे की अध्ययन हमें डिटेल अध्ययन करना है। उसके बाद हम डिटरमाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस उस पर लग रहे हैं। ये फोर्सेस और लोड क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमको सूटेबल मटेरियल फॉर एलिमेंट, मतलब मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करना है। इसी यूनिट के चैप्टर के लास्ट में, यूनिट चैप्टर 1 के लास्ट में हम मटेरियल कैसे सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट के बारे में ये भी हम देखेंगे डिटेल में। हमको डिज़ाइन करते समय हमारे सेमेस्टर में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब तो हम एक्चुअली बहुत कम मटेरियल को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन यदि आप एक्चुअल करने जाएंगे तो आपको हमेशा मटेरियल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर एलिमेंट के लिए आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फेल्यूर जो थ्योरी रहती है उसके अनुसार कि वो टूटेगा कब, कितने लोड पर टूटेगा, इसका अध्ययन करना है और उस हिसाब से इन फोर्सेस को निर्धारित करना है। इसीलिए मैंने बोला देखिए इसमें कहीं फीडबैक नहीं है, बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ऊपर जाकर उसको करेक्ट करके फिर प्रोसीजरियल वे में नीचे आ सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आपके डिटरमाइन जियोमेट्रिक डायमेंशन, इन सब को फेल्यूर, मटेरियल, फोर्सेस, इन सब को निर्धारित करने के बाद आप उसके लास्ट के जियोमेट्रिकल डायमेंशन, मतलब वो कितना लंबा, ऊंचा, गहरा, होल कहाँ होंगे, नट बोल्टिंग कहाँ होगी, कहाँ वॉशर रहेगा, ये सारी चीज़ों का निर्धारण हम इस जियोमेट्रिक डायमेंशन के द्वारा करते हैं। उसके बाद हम मॉडिफाइड डायमेंशन फॉर असेंबली एंड मैन्युफैक्चर एंड चेक डिज़ाइन एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, यानी कि अब सपोज फॉर एग्जांपल ये मुझे पेन बनाना है और सपोज इतना ही इसी पेन को मैं किसी होल के द्वारा निकाल रहा हूँ। मैंने डिज़ाइन इस यहाँ तक आकर मैंने ये देखा कि इस जियोमेट्रिक, सपोज मैंने ये पेन से आपको इस पेन को मुझे ये करना है, तो मैंने पेन लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने गया जब मैं इस पेन को, और इस पेन को जिस होल से मुझे निकालना है वो होल या की डाई मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें कि उस पर्टिकुलर होल से मुझे प्लास्टिक इंजेक्शन के द्वारा, जब मैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में इस पेन को बनाने में प्रयोग कर रहा हूँ, और उस अवेलेबल डाई की हिसाब से मुझे इस जियोमेट्रिकल डायमेंशन को सेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर आऊँगा, असेंबली और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, तो वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए उस तरीके की मशीनें और टूल्स, ताकि उसको हम इस ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से हम उसे बना सकें। साथ ही साथ क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, कई जगह मशीन एलिमेंट में ऐसे कई बारीक होल होते हैं जहाँ नट बोल्टिंग की जाती है जो असेसिबल नहीं होते, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आप अपने डे टू डे लाइफ में भी पाते हैं, और जब आप किसी गाड़ियों की डिज़ाइन में यदि हम उसके इंजन को खोलने जा रहे हैं तो कोई बोल्ट नीचे होता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं, तो जिसको खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो सारे इस तरीके के लूप होल्स होते हैं, इनके कारण भी हमको इसके इन ऐसी चीज़ों का हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, और उस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन को भी हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऊपर जाके फिर करेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम जब फाइनल स्टेज में आते हैं तो देखिए प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिमेंट, ये हमारा लास्ट एंड प्रोडक्ट है। यदि आप अशीमोव के इसमें देखेंगे तो हम उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज़ करते हैं, बट हियर ये सिंपल प्रोसीजर में, मशीन एलिमेंट डिज़ाइन प्रोसीजर में हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ एक वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं उस एलिमेंट का। ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन होता है। यानी कि हम
स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से और लास्ट में एक डायग्राम बनाकर उसे डिटेल डायमेंशन में देने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम और जब एक्चुअल सेकंड चैप्टर से पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो भी हम इसको देख सकते हैं और सेकंड चैप्टर से आप वाकई इसको महसूस करेंगे कि हाँ ये हम सब इस तरीके से अवेलेबल है। ध्यान देंगे, अशीमोव जी का डिज़ाइन एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, फिर से मैं समझा देता हूँ आप इसको, और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को सम अप करने की भी कोशिश करता हूँ। आज हमने मॉरिस अशीमोव द्वारा निर्धारित दिए गए किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखा। दो चीज़ें देखी आज हमने, और इसके बाद हमने किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन में उसे सॉल्व करने का तरीका देखा। हमने ये दोनों चीज़ें देखी और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके आगे यानी कि हम इसके फोर्सेस, लोड्स, इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।